नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद सिलेक्टर में। डेली सेशन चलाते हैं करंट अफेयर का। उसमें हम आ गए अगले सेशन पे। आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 10 जुलाई का सेशन। हमारा डेली का सेशन होता है, उसमें हम आपको जो करंट के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो करवाते हैं। एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछते हैं उसका आंसर देते हैं। एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। हमारा डेली का सेशन होता है। आज नया सेशन होगा वो होगा 10 जुलाई का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से अपील है, आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में विश्व की स्वाहिली भाषा दिवस कब मनाया गया? कौन सा विश्व की स्वाहिली भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में 7 जुलाई को विश्व की स्वाहिली भाषा दिवस मनाया गया। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, 7 जुलाई। बात कर लें तो किस स्वाहिली भाषा के संबंध में यूनेस्को के सदस्य राज्यों द्वारा एक घोषणा के बाद हर साल 7 जुलाई को विश्व की स्वाहिली दिवस मनाया जाता है? कि स्वाहिली अफ्रीका में सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। उप सहारा अफ्रीका में सबसे व्यापक रूप से बोले जाने वाली भाषाओं में से ये जो है एक है। कि स्वाहिली भी एकमात्र अफ्रीकी भाषा है जो अफ्रीकी संघ की आधिकारिक भाषा है। नवंबर 2021 में पेरिस में अपने 41वें सत्र में यूनेस्को के आम सम्मेलन ने 7 जुलाई को विश्व की स्वाहिली भाषा दिवस घोषित किया था। कब? नवंबर 2021 में घोषित किया गया था। अब देख लेते हैं हमारे जो जुलाई के दिवस हैं, हम उनको रिवाइज कर लेते हैं। कह रहा है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। विश्व खेल पत्रकारिता दिवस 2 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई को। पालतू पशु स्मरण दिवस 5 जुलाई को। विश्व जूनोसिस दिवस 6 जुलाई को। विश्व बैडमिंटन दिवस 5 जुलाई को। राष्ट्रीय ब्लूबेरी दिवस 8 जुलाई। कल आपको शायद मैंने क्वेश्चन में जो बताया था राष्ट्रीय ब्लूबेरी दिवस, तो बाय मिस्टेक 7 जुलाई बता दिया था मैंने आपको, जबकि राष्ट्रीय ब्लूबेरी दिवस मनाया जाता है 8 जुलाई को। तो उसको आप करेक्ट कर लेना, राष्ट्रीय ब्लूबेरी दिवस 8 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किसने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीती है? किसने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीती है? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लुइस हैमिल्टन ने अभी हाल ही में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीती है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो लुइस हैमिल्टन ने सिल्वर स्टोन सर्किट में आयोजित ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 में जीत हासिल की है। मर्सिडीज ड्राइवर ने अपने पुराने प्रतिद्वंदी मैक्स वर्स्टैपन जो रेडबुल के ड्राइवर हैं और ये किसके हैं? मर्सिडीज के, उन्होंने 1.4 सेकंड से हराया है और ऐसा करके उन्होंने सिल्वर स्टोन में घरेलू धरती पर 9वीं जीत जो है वो दर्ज की है, जो फार्मूला 1 के इतिहास में किसी भी ड्राइवर द्वारा किसी एक सर्किट पर की गई सर्वाधिक जीत है। तो किसको हराकर जीता है? मैक्स वर्स्टैपन जो रेडबुल के ड्राइवर हैं और ये लुइस हैमिल्टन ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राचेल रिव्स। राचेल रिव्स जो है अभी हाल ही में ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री बन गई हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो ब्रिटेन के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री, आपको पता ही है वहाँ पर अभी ब्रिटेन में आम चुनाव हुए जिसमें जो ऋषि सुनक वहाँ के निवर्तमान प्रधानमंत्री थे, उनकी कंजर्वेटिव पार्टी हार गई है और वहाँ के नए पीएम कौन बन गए? कीर स्टारमर। तो उन्होंने राचेल रिव्स को देश का वित्त मंत्री नियुक्त किया। स्टारमर ने ये नियुक्ति हाल ही में हुई चुनावों में लेबर पार्टी की शानदार जीत के बाद की है। 45 साल की रिव्स लेबर पार्टी की एक एक्टिव नेता मानी जाती हैं जिन्होंने ब्रिटेन की वित्त मंत्री का पद संभालने वाली पहली महिला बनकर इतिहास है। वो ब्रिटेन के वित्त मंत्री बनने वाली पहली महिला बन गई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में किसने एआई संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना एलिवेट लॉन्च किया है? किसने एआई संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना एलिवेट लॉन्च किया है? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने अभी हाल ही में
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना जिसका नाम है एलिवेट, वो लॉन्च किया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो भारत में एक प्रमुख निजी सामान्य बीमाकर्ता आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने अपने क्रांतिकारी स्वास्थ्य बीमा उत्पाद एलिवेट के लॉन्च की घोषणा की है। एआई के संचालित अपनी तरह का पहला स्वास्थ्य उत्पाद अत्याधुनिक सुविधाओं और ऐड ऑन से भरा हुआ है, जो गतिशील जीवन शैली, अप्रत्याशित चिकित्सा, आपात स्थितियां और मेडिकल इन्फ्लेशन चिकित्सा मुद्रास्फीति की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए व्यक्तिगत समाधान प्रदान करता है। एलिवेट की विशेषताओं की बात करें तो यह सुविधा सीमित कवरेज और बीमित राशि की चिंता को संबोधित करती है और यह सुनिश्चित करती है कि पॉलिसी धारकों का कवरेज कभी खत्म ना हो। यह ऐड ऑन बीमा राशि पर विचार किए बिना पॉलिसी जीवन काल के दौरान एकमुश्त दावों के लिए अनंत दावा राशि के साथ व्यापक वित्तीय सुरक्षा भी प्रदान करती है और यह ऐड ऑन दावों के बावजूद अनिश्चित अवधि के लिए सालाना 100% संचयी बोनस भी प्रदान करती है। तो ये एलिवेट की कुछ विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन जो 2024 का नाटो शिखर सम्मेलन है उसका कहाँ पर शुरू हुआ है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अमेरिका में शुरुआत हुई है अभी हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2024 की। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अमेरिका की बात करें, राजधानी वाशिंगटन डीसी है और यहाँ की मुद्रा है डॉलर। जापान की राजधानी टोक्यो और यहाँ की मुद्रा क्या है, येन यहाँ की मुद्रा है। फ्रांस की राजधानी पेरिस और यहाँ की मुद्रा यूरो है। रूस की राजधानी मॉस्को और मुद्रा यहाँ की रूबल यहाँ की मुद्रा है। अब बात कर लेते हैं नाटो की। तो अमेरिका में इसी सप्ताह नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो नाटो है उसके शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस साल मार्च में स्वीडन को नाटो के सदस्य के तौर पर शामिल किया गया था। इसी के साथ ये सम्मेलन नाटो की स्थापना की 75 वर्ष की जो वर्षगांठ है वो मनाई जाएगी। वर्तमान में 32 देशों का एक मजबूत संगठन है। आपको याद हो तो अभी जो स्वीडन है वो इसका 32वां सदस्य बना और इसका 31वां सदस्य कौन बना था, फिनलैंड जो है नाटो का 31वां सदस्य बना था और फिनलैंड 32वां सदस्य बना है। अब बात कर लें नाटो के बारे में। तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन जिसे नाटो भी कहते हैं, जिसे उत्तरी अटलांटिक गठबंधन भी कहा जाता है, 32 सदस्य राज्यों का एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। 30 यूरोपीय और 2 उत्तरी अमेरिकी देश इसमें सम्मिलित हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित संगठन 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी में हस्ताक्षरित उत्तरी अटलांटिक संधि को लागू करता है। कब इसकी स्थापना की गई थी, 4 अप्रैल 1949 को। नाटो एक सामूहिक सुरक्षा प्रणाली है। इसके स्वतंत्र सदस्य राज्य तीसरे पक्ष के हमलों के खिलाफ एक दूसरे का बचाव करने के लिए सहमत होते हैं। नाटो का मुख्यालय जो मेन मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है, जबकि नाटो का सैन्य मुख्यालय मॉन्स बेल्जियम के पास स्थित है। नाटो का गठन 12 संस्थापक सदस्यों के साथ हुआ था और इसने 10 बार नए सदस्यों को जोड़ा है। सबसे हाल ही में स्वीडन 7 मार्च 2024 को इस गठबंधन में शामिल हुआ और वो 32वां सदस्य इसका बन गया। इसके अलावा नाटो वर्तमान में बोस्निया और हर्जेगोविना, जॉर्जिया और यूक्रेन को महत्वाकांक्षी सदस्यों के रूप में मान्यता भी प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है हाल ही में टाटा पावर ने किस राज्य में घर घर सोलर पहल की शुरुआत की है। किसने, टाटा पावर ने किस राज्य में घर घर सोलर पहल की शुरुआत की है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में टाटा पावर है उसके द्वारा घर घर सोलर पहल की शुरुआत की गई है। अब उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो राजधानी लखनऊ है। स्थापना दिवस 24 जनवरी 1950 है। यहाँ के जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ। बात करें तो स्थायी ऊर्जा समाधानों में अग्रणी टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के हर घर को स्वच्छ ऊर्जा से उज्ज्वल करने के उद्देश्यों से अपने परिवर्तनकारी रूफटॉप सोलर पहल की शुरुआत की है। घर घर सोलर टाटा पावर के संग
इस महत्वाकांक्षी पहल की शुरुआत वाराणसी से की गई। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से इसकी शुरुआत की गई है। इसमें आधुनिकतम रूफटॉप सोलर समाधानों के माध्यम से निवासियों की अच्छी वित्तीय बचत होगी और पर्यावरणीय लाभ भी मिलेंगे। राज्य में उपभोक्ता रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन पर अधिकतम 1,08,000 रुपये तक की सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। इसमें 3 किलोवाट तक के लिए केंद्र सरकार की 78,000 रुपये की सब्सिडी और राज्य सरकार की ओर से 3 किलोवाट के लिए अधिकतम 30,000 रुपये जो 15,000 रुपये प्रति किलोवाट की सब्सिडी शामिल होगी, जो केंद्र सरकार की सब्सिडी के अतिरिक्त होगी। तो ये शुरू की गई है उत्तर प्रदेश के वाराणसी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए शरद कमल के साथ किसे भारत की ध्वजवाहक जो है बनाया गया। किसके ओलंपिक जो पेरिस ओलंपिक होने वाले हैं, जुलाई से शुरू होंगे, उसमें उद्घाटन समारोह के लिए भारत का ध्वजवाहक शरद कमल के साथ और किसे बनाया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पीवी सिंधु को बनाया गया है उद्घाटन समारोह के भारत का ध्वजवाहक। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो प्रसिद्ध बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु को आगामी पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के दौरान प्रसिद्ध टेबल टेनिस खिलाड़ी जो टेबल टेनिस खिलाड़ी अजंता शरद कमल के साथ भारतीय ध्वजवाहक के रूप में चुना गया है। अजंता शरद कमल जो टेबल टेनिस खिलाड़ी और बैडमिंटन स्टार खिलाड़ी हैं पीवी सिंधु, तो इनको ध्वजवाहक के रूप में चुना गया है। 2020 में जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने अपने प्रोटोकॉल को अपडेट किया, जिससे प्रत्येक एनओसी की एक महिला और एक पुरुष एथलीट को ग्रीष्मकालीन खेलों के उद्घाटन समारोह के दौरान संयुक्त रूप से ध्वज धारण करने की अनुमति मिली थी। जो आईओसी है उसने मार्च में जो शरद कमल हैं टेबल टेनिस खिलाड़ी, उनको मार्च में ही ध्वजारोहक के रूप में चुन लिया था भारत का, और अब चुना गया है किनको, पीवी सिंधु को। और बात करें तो गगन नारंग को आगामी पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली भारतीय टीम के लिए नए सेफ डी मिशन के रूप में चुना गया है। किसको? गगन नारंग को। नारंग एमसी मैरी कॉम की जगह लेंगे, जिन्होंने पहले यह पद संभाला था। वो किसकी? मैरी कॉम की जगह लेंगे गगन नारंग, जिनको अभी हाल ही में नए सेफ डी मिशन के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में रोशनी नडार को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है। किसको? रोशनी नडार को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है। किनको? रोशनी नडार को। फ्रांस की बात कर चुके हैं, अमेरिका की, जापान की, ब्रिटेन की बात कर लें तो ब्रिटेन की राजधानी लंदन है और यहाँ की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। बात करें तो HCL टेक की चेयरपर्सन रोशनी नाडर मल्होत्रा को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लेगियन डी होनूर नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। HCL टेक की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा को फ्रांस और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने और उत्कृष्ट सेवा के लिए फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया है। नादर जो है, रोशनी नादर मल्होत्रा ने फ्रांस में परिचालन बढ़ाने और डिजिटल परिवर्तन का समर्थन करने की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। दिल्ली में आयोजित समारोह में ये पुरस्कार उनको प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में किसे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी पुरस्कार प्रदान किया गया। किसे? डॉक्टर सी नारायण रेड्डी पुरस्कार प्रदान किया गया। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। शिवशंकरी जो है लेखिका शिवशंकरी को अभी हाल ही में डॉक्टर सी नारायण रेड्डी पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, शिवशंकरी। बात करें तो तमिल भाषा में प्रचुर साहित्य सृजन करने वाले प्रख्यात तमिल लेखिका शिवशंकरी को डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। सुशीला नारायण रेड्डी
ट्रस्ट के अध्यक्ष जो सी गंगा और महासचिव जे चेन्नई द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार जो शिवशंकरी हैं उनको साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक स्मृति चिन्ह और एक शॉल देकर सम्मानित किया जाएगा। सरस्वती सम्मान पुरस्कार पा चुकी हैं ये, आपको याद हो तो जो शिवशंकरी हैं उनको सरस्वती सम्मान भी प्रदान किया जा चुका है। उनको 29 जुलाई को हैदराबाद में रविंद्र भारती में डॉक्टर सी नारायण रेड्डी के 93वीं जयंती समारोह के दौरान विश्वंभर पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में एडीबी ने एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत में महिलाओं को आवास ऋण प्रदान करने के लिए किसके साथ $60 मिलियन का वित्त पोषण समझौता किया है। किसने? एडीबी ने किसके साथ समझौता किया है? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ अभी हाल ही में एडीबी ने भारत में महिलाओं को आवास ऋण प्रदान करने के लिए $60 मिलियन का वित्त पोषण समझौता किया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो एशियाई विकास बैंक ने $60 मिलियन के गैर परिवर्तनीय डिबेंचर वित्त पोषण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें से $30 मिलियन तक वितरित किए जा चुके हैं, ताकि आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को महिलाओं को आवास ऋण प्रदान करने और भारत में निम्न आय और किफ़ायती आवास खंड में वित्त पोषण की कमी को दूर करने में मदद मिल सके। जो है आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड AHFL द्वारा वित्त पोषण का उपयोग विशेष रूप से महिला उधारकर्ताओं या सह उधारकर्ताओं को ऋण देने के लिए किया जाएगा। कम से कम आधा हिस्सा इसका जो है वो बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में लगाया जाएगा। जो AHFL है, आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, भारत उसकी बात करें तो वो भारत में एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जो कम आय वाले आवास खंड पर केंद्रित है। तो किसके साथ समझौता किया है? आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ एडीबी ने जो है ऋण समझौता किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश ने स्वदेशी हल्के टैंक जोरावर का अनावरण किया है? स्वदेशी हल्के टैंक जोरावर का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत के द्वारा किया गया है। भारत की बात करें, राजधानी नई दिल्ली और मुद्रा रुपया है। बाकी हम बात कर चुके, चीन की राजधानी बीजिंग है और यहाँ की मुद्रा है रेनमिनबी। बात करें तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जो DRDO है, DRDO ने भारत के स्वदेशी हल्के टैंक जोरावर के प्रोटोटाइप का अनावरण अभी हाल ही में किया है। इसे DRDO और लार्सन एंड टुब्रो द्वारा विभिन्न सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के योगदान से संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। आप देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में कौन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स या फिर TF के अध्यक्ष बने हैं? किसके? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स या फिर TF के अध्यक्ष अभी हाल ही में कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, एलिशा दे एंडा माद्रोजे जो हैं वो अभी हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की अध्यक्ष बन गई हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। एंटोनियो गुटेरेस आपको पता ही है संयुक्त राष्ट्र महासभा के महासचिव हैं। मार्क रूटे अभी हाल ही में नाटो के प्रमुख बने हैं और क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ये IMF की प्रमुख हैं, IMF की हैं, ये नाटो के बने हैं। एंटोनियो गुटेरेस जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के महासचिव हैं और अभी हाल ही में या फिर TF की अध्यक्ष बन गई हैं एलिशा दे एंडा माद्रोजे। बात करें तो मैक्सिको की एलिशा डी आंडा मैड्रोजो ने जुलाई 2024 से जून 2026 मतलब 2 सालों के कार्यकाल के लिए वित्तीय कार्यबल जो है या फिर TF की अध्यक्षता अभी हाल ही में संभाली है। अगला क्वेश्चन देखते कह रहा है हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार जनरेटिव AI पेटेंट दायर करने वाला दुनिया का शीर्ष देश कौन सा है? कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, चीन जो है
विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार जनरेटिव एआई पेटेंट दायर करने वाला दुनिया का शीर्ष देश है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, चीन। इनका डिटेल सबका हम ऊपर देख चुके हैं, दोबारा आवश्यकता नहीं है। बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चीन जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पेटेंट के क्षेत्र में वैश्विक दौड़ में सबसे आगे है, जिसने 2014 से 2023 तक 38,000 से अधिक पेटेंट दाखिल किए हैं। यह अमेरिका स्थित आविष्कारकों द्वारा दायर किए गए आवेदनों से 6 गुना अधिक है। जनरेटिव एआई की बात करें तो यह एक प्रकार की कृत्रिम बुद्धिमत्ता है जो उपयोगकर्ताओं को पाठ, चित्र, संगीत, ऑडियो और वीडियो जैसी सामग्री उत्पन्न करने की अनुमति देती है। भौगोलिक दृष्टि से चीन 38,210 आविष्कारों के साथ सबसे आगे है, और फिर जो अमेरिका, कोरिया, गणराज्य और जापान और भारत 1350 जो हैं इसके पेटेंट दायर के उससे बहुत आगे हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च किए गए नेटवर्क इन्फ्लीमेन का संबंध किससे है? किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह है, उनके द्वारा लॉन्च किया गया नेटवर्क है इन्फ्लीमेन का संबंध किससे है? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फैटी लीवर जो डिजीज होती है उससे संबंधित है इन्फ्लीमेन। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 5 जुलाई को नई दिल्ली में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेज में मेटाबॉलिक लीवर रोगों की रोकथाम और उपचार के लिए एक वर्चुअल नोड इंडो फ्रेंच लीवर एंड मेटाबॉलिक डिसीज नेटवर्क का शुभारंभ किया है। इन्फ्लीमेन जो है उसका फुल फॉर्म क्या है? इंडो फ्रेंच लीवर एंड मेटाबॉलिक डिजीज नेटवर्क जो है उसका शुभारंभ किया है। इंडो फ्रेंच नोड जो है इन्फ्लेमेशन का उद्देश्य एक आम मेटाबॉलिक लीवर डिसऑर्डर नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज से संबंधित प्रमुख मुद्दों को संबोधित करना है जो अंतः सिरोसिस और प्राथमिक लीवर कैंसर का कारण बन सकती है। यह मधुमेह, उच्च रक्तदाब, हृदय रोग और अन्य कई बीमारियों से पहले होता है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में वर्ष 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। महाराष्ट्र को जो है वर्ष 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए चुना गया। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। महाराष्ट्र की बात करें, राजधानी मुंबई है और स्थापना दिवस 1 मई 1960। यहाँ के जो गवर्नर रमेश बैस हैं और यहाँ के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे यहाँ के सीएम का नाम। बात करें तो 15वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति ने घोषणा की है कि महाराष्ट्र ने 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार जीता है। यह घोषणा भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और केरल के राज्यपाल न्यायमूर्ति पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा की गई है। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे 10 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में एक समारोह में यह पुरस्कार प्राप्त करेंगे। बात कर लें कृषि नेतृत्व पुरस्कार की तो 2008 में एग्रीकल्चर टुडे पत्रिका द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और यह कृषि में विभिन्न हितधारकों के योगदान का सम्मान करता है। इस तरह से जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है। अब देखेंगे एक क्वेश्चन जो डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए निकुंज श्रीवास्तव, ऑप्शन बी गीतिका कौल, ऑप्शन सी CS सेट्टी, ऑप्शन डी रवि अग्रवाल। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब जो क्वेश्चन आपसे लास्ट वीडियो में पूछते हैं उसका आंसर हम डेली देखते हैं। तो क्वेश्चन था हाल ही में बिना ड्राइवर की ट्रेनों वाली देश की पहली मेट्रो लाइन कौन सी बनी है? तो आंसर हो जाएगा हमारा मजेंटा लाइन जो है बिना ड्राइवर की ट्रेनों वाली देश की पहली मेट्रो लाइन बन गई है। इस तरह से जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर जो हम आपको डेली सेशन चलाते हैं उसकी PDF विद आंसर एकदम फ्री में अवेलेबल रहेगी जिससे आपको रिविज़न में आसानी होगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। और जाने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिस सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।